गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे थे और रिएक्शन मैकेनिज्म एल्काइल हैलाइड में ख़त्म करके अपन एल्कोहल में कंप्लीट कर लिए थे और फिर अपन पढ़ रहे थे ईथर में। ठीक है, तो लास्ट जो अपना लेक्चर था उसमें चल रहा था ईथर में SN1 रिएक्शन। यस, अगर ईथर में SN1 रिएक्शन की बात कर रहे थे तो यहाँ पर दो आ रही थी अपने पास कि ईथर किसके साथ SN1 रिएक्शन कर सकता है। तो SN1 के साथ में अपन ने SN2 भी थोड़ा डिस्कस किया था, क्योंकि वहाँ कंपैरेटिव स्टडी करना ज़रूरी था। अगर अपन तुलनात्मक अध्ययन नहीं करते हैं तो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन अपना गलत हो जाता है। तो यहाँ फर्स्ट जो रिएक्शन था वो था HX के साथ, और HX के साथ जो था इम्पोर्टेंट रिएक्शन थी और इसमें बता दिया था कि कब तो SN1 होती है, कब SN2 होती है। ठीक है कि नहीं, और कौन से बंध को तोड़ना है। इसमें मैंने ये कहा था कि इस लेक्चर में अपन स्टीरियो को थोड़ा शामिल करेंगे, यानी त्रिविम समभावता को भी शामिल करेंगे। इसी को लेकर एग्जाम में क्वेश्चन या इधर उधर आपको सीट में नज़र आ जाएगा, ये प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है कि नहीं। तो यहाँ अपने पास ये ऑक्सीजन है, ठीक है, यहाँ CH3 है, H है, D है, H PH CH3 है, दिया हुआ है HI एक तुल्यांक। अब आपके सामने स्टीरियो को शामिल किया है तो भाई गलत होने की संभावना रहती है। अब अपने को ये तो पता चल गया है कि एक तुल्यांक है, बंध या तो इधर से टूटेगा या इधर से टूटेगा। अब आप देखिए कि क्या आपको 3 डिग्री या उससे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन दिख रहा है क्या। इधर जो है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, इधर जो है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, लेकिन उस कार्बोकेटाइन को ये बेंजीन वाले अनुनाद प्रदान करती है, यानी मिथाइल समूह तो हाइपरकंजुगेशन देता है और ये फिनाइल जो है वो इसको अनुनाद देता है। और हम पढ़ चुके हैं कि बेंजाइल कार्बोकेटाइन, ये अपने पास बेंजाइल कार्बोकेटाइन होता है और बेंजाइल कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी है वो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन से क्या मानी गई है, ज़्यादा मानी गई है। तो यहाँ पर तो और भी ज़्यादा स्टेबिलिटी आ जाएगी, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये वाला बंध टूटेगा ही टूटेगा। अब रिएक्शन कौन से रास्ते से जाएगी, रिएक्शन जाएगी SN1 रास्ते से, और SN1 रास्ते से ये टूटकर बिल्कुल अलग हो जाता है, या प्योर कार्बोकेटाइन बनता है। जब ये वाला बंध टूटेगा तो इस ऊपर आएगा H, तो एक प्रोडक्ट बन जाएगा H CH3 D और यहाँ आ गया OH। अब दूसरी तरफ देखते हैं तो यहाँ पर ये बंध पूर्णतः टूट के यहाँ कार्बोकेटाइन बनता है, और कार्बोकेटाइन जब बनता है तो वहाँ नाभिक स्नेही का जो आक्रमण है वो दोनों तरफ से होता है। तो यहाँ पर एक बार होगा धारण और एक बार होगा प्रतिपन्न। तो यहाँ दो प्रोडक्ट बनते हैं अपने पास। एक में तो क्या है कि इधर कौन आ गया, I, H जहाँ थी वहीं है, यहाँ PH और ये CH3। दूसरा जो प्रोडक्ट बनता है उसमें H इधर आता है, I इधर आता है, यहाँ PH और ये CH3। इन दोनों में जो रिलेशन है वो एनेंशियोमर का होता है। एनेंशियोमर मतलब होता है प्रतिबिंब समावयवी। ठीक है कि नहीं, यानी वे यौगिक जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं तथा एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं। तो इस रिएक्शन के जो प्रोडक्ट हैं वो 3 प्रोडक्ट यहाँ बन रहे हैं। आप लोगों को एग्जाम में एक ऑप्शन में हो सकता है कि 2 ही दे रखे हों, जिसमें इसको तोड़ा यहाँ H और यहाँ I, यानी ये दोनों ही दे रखे हों। तो नहीं, ये भी मिलेगा, जितना मिल रहा है ये उतना मिलेगा। ये कहानी समझ में आ गई क्या। तो इस तरीके से अपने को जो है स्टीरियो भी देखनी आनी चाहिए। रिएक्शन कौन सी हुई है, SN1। ठीक है, इसमें ही थोड़ा सा चेंज करके अपने को दे दे क्या, O।
CH3 है, H है, D है, यहाँ C2H5 दिया है, CH3 और H दिया है। अब इसमें देखो HI का एक तुल्यांक दिया है, एक तुल्यांक। अब आपको ये देखना है कि बंध किधर से टूटने वाला है, बंध किधर से टूटने वाला है, SN1 होने वाली है या SN2 होने वाली है। तो देखो बच्चों, यहां से पहले तो H+ आएगा, यहाँ पे ऑप्शन पर पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आती है, देखना है क्या 3 डिग्री है, नहीं है, क्या 3 डिग्री है, नहीं है, क्या 3 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, नहीं बनेगा, क्या 3 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, नहीं बनेगा। तो बच्चों अब क्या करें, अब अपन रिएक्शन करवाएंगे SN2, और SN2 में ये बोला है कि पहले तो H+ आता है, देखो कैसे आता है, प्रोडक्ट बाद में बताता हूँ, पहले बताता हूँ कैसे H+ आता है। H CH3 D, ये O C2H5 CH3 H, और यहाँ आ गया H। यहाँ तो कहानी ऐसे थी कि H+ जैसे आया ये कार्बोकेटायन बना दिया था, H+ आया ये कार्बोकेटायन नहीं बनाएगा, क्यों? क्योंकि कार्बोकेटायन 3 डिग्री नहीं हो रहा है या उससे ज़्यादा स्टेबल नहीं हो रहा है। तो ये इंतज़ार करता है किसका, I- का। अब I- किस पर अटैक करेगा, जिस पर इसको क्राउडिंग कम मिलेगी, और क्राउडिंग कम मिलती है तो थोड़ा बहुत 12th पास हैं तो आप ये कह सकते हैं कि इस पर जो अटैक होता है वो बैक से होता है, और ये वाला इधर से टूटता है। इस टाइप से जब टूटता है तो बच्चों इधर वाला H उधर खिसक जाता है और इधर से I आ जाता है। तो यहाँ एक प्रोडक्ट बनता है कि यहाँ कौन आ गया, I, H चला गया उधर, ये आ गया CH3, और यहाँ आप लिख देंगे D प्लस, इसका विन्यास अपरिवर्तित रहेगा क्योंकि ये टूटकर यहाँ आ गया है। तो आप क्या कहेंगे, दूसरा प्रोडक्ट क्या बन गया, OH ET Me और ये H। तो इस टाइप से आप लोगों को इनके प्रोडक्ट बनाने आ जाने चाहिए। ये नीट से थोड़ा सा लेवल ऊपर का कब जरूरत पड़ती है, जब आप इधर उधर के DPP सीट पेपर ये सब देखते हैं तो इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, आपकी समझ में आ गया होगा HX के साथ। ये तब था जब एक तुल्यांक लिया जा रहा था। अब हम क्या करेंगे, हम 2 तुल्यांक वाली कहानी एक जगह और बताते हैं। देखो आपको एग्जाम में से दे दिया, ये NCERT का क्वेश्चन है, सिंपल ही है, बता चुका हूं। HI एक तुल्यांक HI आधिक्य में, ठीक है, क्या बनने वाला है, क्या बनने वाला है, बनाए। सीधी सी बात, एक तुल्यांक आएगा तो एक तरफ से तोड़ दो, दोनों तरफ एक जैसा ही है, यहाँ H आएगा, यहाँ I, क्या बन गया, CH3 CH2OH प्लस CH3 CH2I। समझ में आई। आधिक्य दे रखा है तो देखिए आप CH3 CH, जब HI का आधिक्य दे रखा है तो मुझे पता है HI एल्कोहल से आगे फिर रिएक्शन कर जाएगा। जैसे पहले तो ये बन जाएगा एक तुल्यांक से CH3 CH2I, लेकिन फिर HI है तो HI किसके साथ रिएक्शन कर सकता है, एल्कोहल के साथ। यहाँ से क्या चला जाएगा H2 और यहाँ क्या जाएगा I। समझ में नहीं आई तो यहाँ से I बन जाता है प्लस क्या चला जाता है H2O। तो 2 मॉलिक्यूल अपने पास इथिल आयोडाइड के मिल जाते हैं। इस तरीके से ईथर में SN1 रिएक्शन लिए थे
और फर्स्ट लिया था HX के साथ। तो HX के साथ जो रिएक्शन है वो फिनिश हो गई है। ठीक है, इसमें दूसरी जो रिएक्शन देखते हैं वो है H2O के साथ। यानी ईथर का एक तरीके से जल अपघटन। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भाई। देखो आपके सामने क्वेश्चन है CH3O CH3 आपको दिया हुआ है। देखो मैंने ये कहा था कि SN1 रिएक्शन, ईथर में SN1 रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होती है। किस में होती हैं? एसिडिक मीडियम में। तो यहां जो जल अपघटन करवाएंगे H2O वो एसिडिक मीडियम में होगा। ऐसे दिया हुआ हो या ऐसे भी दे सकता है H3O+। यस, अब सीधी सी बात है, ये मॉलिक्यूल जल से टूटेगा तो या तो यहां से तोड़ो या यहां से तोड़ो, एक जगह से तोड़ दो। या तो यहां से टूटेगा या यहां से टूटेगा, एक जगह से तोड़ दो। मैं यहां से तोड़ के जल अपघटन करता हूं तो यहां H आएगा और यहां OH आएगा। अगर यहां से तोड़ता हूं तो यहां H और यहां पर OH आएगा। और कुल मिला के कहानी यह है कि दोनों जगह प्रोडक्ट एक ही बनेगा। मान लो यहां से तोड़ा तो यहां कौन आया? जल का OH। तो यहां क्या आ गया? OH। अगर मैं यहां से तोड़ता हूं तो यहां H, यहां OH, वही बना। यहां से तोड़ता हूं, यहां H, यहां OH, एक ही बना। तो सर जल अपघटन में कोई दिक्कत? बिल्कुल है। एग्जाम में से नहीं पूछेगा इस ईथर के जल अपघटन से क्या बनेगा, ऐसा नहीं पूछेगा। वो क्या करेगा, या तो इसको 18 समस्थानिक दे देगा ऑक्सीजन को, या फिर यहां पर ले लेगा 18 आइसोटोप, ये ले लेगा, ये 18 वाला। और फिर पूछेगा कि बताओ इनमें 18 वाली कौन सी है। अब मैकेनिज्म की जरूरत पड़ेगी। आप सबसे पहले देखिए मीडियम कैसा है? एसिडिक। यस, क्रियाविधि से क्लियर होगा कि प्रोडक्ट क्या बनाएंगे। CH3 ये O CH3, यहां पर कौन आया? H+। हो गया। अब देखिए नाभिक स्नेह का ये इंतजार करेगा कि टूटेगा, तो ये टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएंगे। इसके पास आने से क्या निकल गया? CH3OH और क्या बन गया? कार्बोकेटाइन 3 डिग्री। यस, बन गया। इस पर क्या आ गया? पॉजिटिव। अगर सिंपल H2 होता तो सिंपल H2 अटैक करता, लेकिन ये क्या है? H2O 18 वाली है, तो ये इसके ऊपर अटैक करने वाला है, ये कर जाएगा। इसे करने से क्या बन गया? CH3 CH3 CH3, ये O, ये H, ये H, ये 18 वाली, और इस पर क्या आ गया? प्लस। H+ जो है जो कैटलिस्ट आया था उत्प्रेरक की तरह आया था, वापस से क्या करेगा? वो हट जाएगा। और माइनस कौन चला गया? H+। प्रोडक्ट क्या बन गया? CH3OH, और ये कौन सी आ गई? 18। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सी वाली आएगी? 18 वाली। समझ में आ गई? सर एग्जाम में इतनी कहो नियम बनाकर देखेंगे क्या कि कौन सा प्रोडक्ट बनाना है? नहीं, आपको ये देखना है कि ये ईथर है, ईथर है, और ईथर में दोनों तरफ देखना क्या 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। या उससे ज्यादा स्थायित्व वाला कार्बोकेटाइन बनता है? अगर बनता है
तो उधर से ही तोड़ना है। मुझे पता है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा तो मैं इधर से तोड़ूंगा, इधर से तोड़ूंगा, इधर से तोड़ूंगा, इधर से तोड़ूंगा, तो ये ऑप्शन तो इसके साथ चली गई, तो यहाँ तो आएगा H। यहाँ से तोड़ूंगा तो यहाँ तो आएगा H, ऑप्शन इसी के साथ, और इधर क्या आएगा OH, किसका, जल का, टूट गया है। कहानी समझ में आ गई। तो इस टाइप से आप लोगों को ईथर में क्या जल अपघटन समझ में आ रहा होगा। अब मैं क्या करूँगा, स्पेस की कमी है, हटाऊंगा, फिर से लिखूंगा क्या, कुछ नया एग्जाम्पल। ठीक है, तो अपन फिर एक नया क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें मैं कुछ अलग तरीके का लेता हूँ। ठीक है, यस। अब देखो, क्या ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, नहीं है। क्या उससे ज़्यादा स्टेबल बन रहा होता है, नहीं बन रहा होता है, नहीं तोड़ूंगा। क्या ये 3 डिग्री है, नहीं है। क्या इधर से तोड़ूं, नहीं, मतलब 3 डिग्री है, नहीं है। क्या उससे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाता है, नहीं बनाता है, तो रिएक्शन SN1 नहीं होती है। ऐसी कंडीशन में क्या करना होता है, छोटे वाले की तरफ से तोड़ना होता है, क्योंकि रिएक्शन कौन सी हो जाएगी उस कंडीशन में, SN2 होगी। सर SN2 पढ़ा ही नहीं क्यों ले रहे हो, 12th के बेस पर आप समझ लो, या तुलनात्मक अध्ययन जरूरी है, एक साथ नहीं पढ़ोगे तो फिर एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसको हम क्रियाविधि से समझते हैं। पहले कौन आएगा, H+, क्या बनेगा, ज़्यादा स्थायी कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा है, ज़्यादा स्थायी कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा है, तो समझ गए। अब देखो, अब यहाँ अटैक हो जाता है जल का, इसके टूटने से पहले। तो टूटने से पहले अटैक होता है तो कम त्रिविम बाधा वाले पर अटैक करता है, छोटे समूह पर, तो ये वाला इस पर अटैक करता है, और ये वाले यहाँ से चला जाता है। क्या बन गया, देखो आप, CH3 और ये वाले ऑप्शन क्या थी, 18। वाली है। अब इसमें से कौन चला जाएगा, इसमें से चला जाएगा कौन, H+, क्या बन जाएगा, CH3OH 18 वाली। ये जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो इस रिएक्शन के जो प्रोडक्ट हैं वो क्या बनेंगे, एक तो बनेगा ये वाला, दूसरा ये वाला। अब इतना नहीं बता के एग्जाम में, इतना नहीं बना के एग्जाम में, और डायरेक्ट बना सकते हैं। ठीक है,
और डायरेक्ट वाले में तो देखो कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है, 3 डिग्री नहीं है तो उधर से नहीं तोड़ेंगे, छोटे वाली की तरफ से तोड़ देंगे, और छोटा इधर से तो यहाँ से टूटेगा, बस यहाँ से टूटेगा तो इसका ऑक्सीजन इसके साथ चला जाएगा, इसका ऑक्सीजन इसके साथ आ जाएगा, हो गया काम। और देखो आप, क्या 3 डिग्री है? नहीं है। क्या 3 डिग्री है? नहीं है। 3 डिग्री होता तो उधर से तोड़ते, 3 डिग्री होता तो उधर से तोड़ते, नहीं है तो छोटे वाले की तरफ से तोड़ेंगे, और छोटा यहाँ है तो यहाँ से तोड़ेंगे, यहाँ तोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, प्लस ये बन जाएगा, ये वाला यहाँ तय किया है तो ये 18 वाला आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। ऐसे आपके पास ये हो गया क्या, तो थोड़ा बहुत चेंज हो सकते हैं एग्जाम्पल, वो आप, हाँ, पर कॉन्सेप्ट वही होगा। ये बेंजीन वाला है, हो गया। अब क्या आपके दिमाग में क्या हो गया, साहब जिधर ही थाइल होता है उधर से तोड़ते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें देखो आप, थ्री डिग्री कार्बोकेटायन बनता है? नहीं बनता। क्या उससे ज़्यादा स्थायी इधर बनेगा? नहीं बनेगा। क्या 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है? नहीं। क्या उससे ज़्यादा स्थायी बन रहा है? हाँ, तो इधर से तोड़ेंगे तो ये ऑप्शन यहाँ आएगी, और यहाँ आएगा H। ये क्या बन गया? प्लस ये वाला बन जाएगा। अब ये यहाँ टाइप किया है तो ये 18 आ जाएगा। तो ये जल अपठन जो है ना ईथर का, जब तक 18 समस्थानिक नहीं दे तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो कहीं भी तोड़ दो, किधर से तोड़ दो, एक ही बात है। लेकिन इसने 18 आइसोटोप दे दिया, 18 समस्थानिक दे दिया, फिर ऑक्सीजन किधर जाएगी? तो फिर आपको तोड़ना आना चाहिए। और कॉन्सेप्ट वही अप्लाई होता है जो HX में बताया था। एक बात याद रखना, 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनता है, उधर से टूटेगा, ठीक है। मान लो 3 डिग्री कार्बोकेटायन नहीं है पर उससे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बना रहा है तो भी उधर से टूटेगा। और मान लो 3 डिग्री कार्बोकेटायन या उससे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन नहीं बनता है तो फिर छोटे वाले की तरफ से तोड़ना है। और छोटे वाले की तरफ से टूटते मतलब SN2 रिएक्शन होती है जिसमें कम तीव्र बाधा देखी जाती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देख लिया, यहाँ ईथर में SN1 रिएक्शन, ईथर में SN1 रिएक्शन। तो इसी के साथ SN1 रिएक्शन कंप्लीट होती है, यानी एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापना विक्रिया खत्म होती है। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन जो है वो फिनिश हो रही है, ठीक है। किसमें देख लिया हम लोगों ने? हमने देख लिया एल्किल हैलाइड, एल्कोहल, ईथर। अब यही कहानी हम देखेंगे SN2 रिएक्शन में, ठीक है। SN2 रिएक्शन लेंगे और वही पढ़ेंगे किसमें? एल्किल हैलाइड में, एल्कोहल में, ईथर में, ठीक है। तो ईथर में SN2 लगभग कंप्लीट हो गई है, फिर भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम शुरू करते हैं SN2 रिएक्शन। क्या शुरू करते हैं? SN2 रिएक्शन।
देखिए SN2 जो रिएक्शन है ना, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है बायोमॉलिक्यूलर N मतलब न्यूक्लियोफिलिक, S मतलब सब्स्टिट्यूशन, यस। हिंदी में क्या कहेंगे सर? हिंदी में बायोमॉलिक्यूलर मतलब द्विव अणुक, नाभिक स्नेही, प्रतिस्थापन, अभिक्रियाएं, यस। इनका ये नाम कैसे पड़ा, क्यों पड़ा, ये सब तो बाद की बातें हैं, हाँ ना। इन रिएक्शन की खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है कि ये एक ही पद में संपन्न होती है, ठीक है। पहली जो खास बात यह है कि ये SN2 अभिक्रियाएं एक पद में संपन्न होती है, यस। कैसे होती है? सिंपल तो हम ये कहते हैं कि कोई भी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होती है, RLG होता है, वह न्यूक्लियोफाइल आता है, प्रोडक्ट बन जाता है RNU प्लस लिविंग ग्रुप चला गया। अब ये SN1 भी हो सकती है, SN2 भी हो सकती है। ये SN1 भी हो सकती है, SN2 भी हो सकती है। अगर ये रिएक्शन SN2 होती है, अगर ये रिएक्शन SN2 होती है तो कैसे होती है वो बताता हूँ। ये लिविंग ग्रुप है और ये मेरे पास कौन है? न्यूक्लियोफाइल। तो होता क्या है इसमें कि ये वाला बंध इसका टूटता रहता है और जैसे टूटता रहता है ये वाला अटैक करता रहता है। मतलब कि ये नाभिक स्नेही इंतज़ार नहीं करता है कि यार इसको अलग हो जाने दो फिर अपन अटैक करेंगे ना, ये कहता है इसको तो टूटने दो, टूटता रहेगा, हम इधर से अटैक करते रहेंगे। इधर बॉन्ड ब्रेकिंग, इधर बॉन्ड मेकिंग, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो ऐसी कंडीशन आपको कैसे नज़र आएगी। तो ये मेरे पास न्यूक्लियोफाइल है, ये बॉन्ड बना रहा है कार्बन के साथ और इधर से जो लिविंग ग्रुप है वो टूट रहा है। इस पर नेगेटिव, इस पर भी थोड़ा नेगेटिव, इस टाइप से ये मध्यवर्ती नहीं बनता है। इसे संक्रमण अवस्था कहते हैं, TS यानी ट्रांजिशन स्टेट। इसके बाद देखो आप, जो लिविंग ग्रुप है वो अब हट के अलग हो जाता है और यहाँ नाभिक स्नेही इस पर बैक से अटैक करता है, यानी हट रहा उसके ऑपोजिट साइड से नाभिक स्नेही अटैक करता है और ये मेरे पास कौन हो गया? रिएक्टेंट, ठीक है। और ये बन गया अपने पास प्रोडक्ट। अगर इसी रिएक्शन को मैं 3D में देखना चाहूं, 3D में देखना चाहूं कि ये किस टाइप से लिविंग ग्रुप हट रहा है, कैसे अटैक कर रहा है, तो मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि मेरे पास कोई कार्बन है, उस पर कोई एल्किल समूह है, यहाँ इसका लिविंग ग्रुप है, यानी ये बोर्ड के तल में ऐसे है और ये ऐसे है और इसमें आपकी तरफ ये
H है और बोर्ड के उस साइड में ये कौन है? D है। बात समझ में आ गई? अब देखो न्यूक्लियोफाइल आता है। अब न्यूक्लियोफाइल या स्ट्रॉन्ग होता है तो वो लिविंग ग्रुप हटता है तो इस पर नेगेटिव चार्ज आता है, तो ये इनमें नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्सन हो तो इस साइड से नहीं आता है। और न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है बैक से, बैक से अटैक करता है और इसको यहाँ से हटाता है। बात समझ में आ गई? तो न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैक कर रहा है, लिविंग ग्रुप इधर हट रहा है। समझाता हूँ, अभी संसाधनों की कमी है, ठीक है। ये R है, ये H है और ये D है और ये लिविंग ग्रुप है। तो न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैक किया है, इधर का अटैक करने से ये रिपल्सन और ये वाला ऐसे आ गया, ये यूँ हो गया और ये लिविंग ग्रुप और ये न्यूक्लियोफाइल। तो इस तरीके से यहाँ पर जो TS बनती है वो ऐसे बनती है, R, ठीक है। H, D और यहाँ इसके पास एक असंकृत पी कक्षक होता है, इसके साथ यहाँ लिविंग ग्रुप और इधर कौन? न्यूक्लियोफाइल। अटैक कर रहा होता है, इस पर थोड़ा नेगेटिव, इस पर भी थोड़ा नेगेटिव, ये बन जाती है इसकी TS। यस, ये TS बन जाती है। अब TS में जो है ना संकरण क्या है इसका संकरण है, देखो ये तो असंकृत पी कक्षक है और इस संकृत कक्षकों के साथ बंध बन रहे हैं, तो ये sp2 संकृत है। संकरण sp2 होता है तो आकृति आपके पास में त्रिकोणीय समतलीय होती है, लेकिन यहाँ आकृति शेप जो है वो त्रिकोणीय समतलीय नहीं होके त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होती है। क्यों? क्योंकि इस टाइप से हो गया, ये R, ये D, ये H, लिविंग ग्रुप और ये H। तो एक पिरामिड यूँ बन गया, एक पिरामिड उधर बन गया, तो यहाँ पर क्या बन गया? त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। यहाँ पर ये त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय बन गया है। फाइनली होता क्या है? लिविंग ग्रुप चला जाता है, लिविंग ग्रुप चला जाता है और जो इस तरीके से जो D था वो यूँ हो जाता है, ठीक है कि नहीं, और ये जो H था वो यूँ हो जाता है और इधर से कौन जाता है? न्यूक्लियोफाइल। यानी ये कह सकता हूँ ये कार्बन था, ये R का R ही है, ये क्या बन गया? D, ये बन गया H और यहाँ से कौन आ गया? न्यूक्लियोफाइल। हम ये देख रहे हैं कि इसका जो विन्यास था वो पलट गया है, इसमें जो समूह इस साइड थे वो उस साइड चले गए हैं। इसको वाल्डन ने बताया था, इसलिए इसको वाल्डन प्रतिपन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? वाल्डन प्रतिपन। तो SN2 रिएक्शन में वाल्डन प्रतिपन होता है और ये जो रिएक्शन है ये दो स्टेप नहीं है कि पहला पद ये है साहब और दूसरा पद ये है, नहीं, TS का बनना स्टेप नहीं माना गया है, ठीक है। TS का बनना स्टेप नहीं माना गया है, ऐसा अपन ने SN1 में भी देखा था। तो कॉन्क्लूजन ये है कि SN2 रिएक्शन एक पद में संपन्न होती है। यहाँ से डायरेक्ट कोई क्वेश्चन आपको ऐसे नजर नहीं आएगा कि डायग्राम बनाओ, ये करो वो करो, पर इसका यूज होता है जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसमें, ठीक है। किस टाइप से होता है? पहली बात, SN2 भी क्रिया एक पद में संपन्न होती है। SN2 भी क्रिया में एक संकरण अवस्था बनती है। SN2 भी क्रिया में मध्यवर्ती नहीं बनता है। SN2 भी क्रिया में समूह का विन्यास पलट जाता है, यानी वाल्डन प्रतिपन होता है। बस में इसमें निष्कर्ष समूह के हटने से
पहली नाभिक स्नेह अटैक करता है। अतः मैं ये कह सकता हूं अगर यहां पर बड़े समूह होंगे, यहां पर बड़े समूह होंगे तो इसको ज़्यादा बाधा उत्पन्न होगी, और ज़्यादा बाधा उत्पन्न होगी तो क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए कहा गया है कि अगर ये 3 एल्किल समूह हों तो क्रियाशीलता और कम हो जाएगी, लेकिन 2 एल्किल समूह है तो क्रियाशीलता ज़्यादा होगी, एक ही एल्किल समूह है तो क्रियाशीलता और ज़्यादा होगी, और तीनों हाइड्रोजन हैं तो उसकी SN2 के प्रति क्रियाशीलता और ज़्यादा हो जाएगी। इस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो ये था अपने पास क्या, SN2 का 3D, जिसमें ये बताया गया है कि SN2 अभिक्रिया एक पद में संपन्न होती है। हटने से पहले नाभिक स्नेह का अटैक होता है। इसमें जो संक्रमण अवस्था बनती है उसमें जो है आकृति त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होती है। संकरण इसका sp2 होता है, वाल्डन प्रतिपन्न होता है। रिएक्शन एक ही पद में संपन्न हुई है जिसमें नाभिक स्नेह और क्रियाकारक एक ही पद में संपन्न हो रही है, जिसमें नाभिक स्नेह और क्रियाकारक दोनों भाग ले रहे हैं। एक ही पद में हो रही है और उसमें दोनों भाग ले रहे हैं, इसलिए जो RDS है, रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पर डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, दोनों पर डिपेंड करेगी। तो हम ये कह सकते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ये लिखी जा सकती है, और इसको देखने से पता चल रहा है कि क्रियाकारकों की सांद्रता की घातों का जो योग है वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। सांद्रता की घातों का 2 योग आ रहा है, तो जो अभिक्रिया की कोटि है, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। ये भी इंपॉर्टेंट बात हो गई। तो SN2 के लिए अपन क्या कह देते हैं, SN2 द्विअणुक, SN2 द्विअणुक, SN2 द्विअणुक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है जो एक पद में संपन्न होती है, जबकि SN1 क्या था, एक अणुक प्रथम कोटि की अभिक्रिया थी जो 2 पद में संपन्न हो रही थी। दोनों में मेजर डिफरेंस आ गया है। SN1 एक अणुक प्रथम कोटि की अभिक्रिया थी जो 2 पद में संपन्न हो रही थी, और ये द्विअणुक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है जो एक ही पद में संपन्न हो रही है। अगर यहां क्रियाकारकों की और नाभिक स्नेह दोनों की सांद्रता को दुगना कर दिया जाए तो अभिक्रिया की दर 4 गुना हो जाती है, जबकि SN1 में दोनों की सांद्रता को दुगना करते हैं तो अभिक्रिया की दर भी दुगनी होती है, क्योंकि वो नाभिक स्नेह की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। क्लियर। नेक्स्ट इसमें जो अपने को सीखना वो ये है, फिर सुनाता हूं। अगर ये बड़े समूह हैं तो नाभिक स्नेह का आक्रमण कम होगा, और नाभिक स्नेह का आक्रमण कम होगा तो रिएक्शन भी कम होगी। बात समझ में आ गई। यहां पर अगर त्रिम बाधा ज्यादा होगी, त्रिम बाधा ज्यादा मतलब ये बड़े समूह होंगे तो नाभिक स्नेह का आक्रमण कम होगा और क्रियाशीलता कम हो जाएगी। तो मैं ये कह सकता हूं यहां कि 3 डिग्री की क्रियाशीलता 2 डिग्री से कम, और 2 डिग्री की क्रियाशीलता 1 डिग्री से कम। इसको लेकर भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं इसके बारे में, क्या कि त्रिम बाधा बढ़ रही है तो क्रियाशीलता घट रही है। यहां से आपको ध्यान रखना है कि त्रिम बाधा बढ़ती है तो SN2 के प्रति क्रियाशीलता घटती है। त्रिम बाधा बढ़ती है तो SN2 के प्रति क्रियाशीलता घटती है, और इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास ये 3 डिग्री है, 3 डिग्री R लिविंग ग्रुप है तो क्रियाशीलता कम होगी बजाय 2 डिग्री RLG के, और उससे ज़्यादा होगी 1 डिग्री RLG से। ठीक है। जैसे
एल्काइल हैलाइड का मैं एग्जाम्पल लेता हूं तो R R R और 3 डिग्री हैलाइड है। ये कौन है? 3 डिग्री हैलाइड। इस 3 डिग्री हैलाइड की क्रियाशीलता सॉरी कम होगी 2 डिग्री हैलाइड से, और 2 डिग्री हैलाइड की कम होगी 1 डिग्री हैलाइड से, और इससे भी ज़्यादा हो जाएगी मिथाइल हैलाइड की। तो ये था 3 डिग्री हैलाइड, ये था 2 डिग्री हैलाइड, ये था क्या 1 डिग्री हैलाइड। बात समझ में आ गई होगी। तो इसका भी अपने को पता होना चाहिए क्या कि 3 डिग्री की क्रियाशीलता कम हो जाती है क्योंकि यहाँ त्रिम बाधा ज़्यादा होती है SN2 के लिए। ठीक है, इसमें एक खास बात देखो, जो संक्रमणावस्था बनती है, मध्यवर्ती तो नहीं बनता है, जो संक्रमणावस्था बनती है उसमें नेगेटिव चार्ज हैं। अरे हैं कि नहीं? नेगेटिव चार्ज हैं तो भैया उसको स्टेबलाइज करने के लिए, स्थायित्व प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह उपयुक्त रहता है। तो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह की उपस्थिति में मैं ये कह सकता हूं, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह की उपस्थिति में SN2 के प्रति क्रियाशीलता बढ़ जाती है। देखो आपको मैंने पूछ लिया CH3O CH2 और यह लिविंग ग्रुप है। एक मेरे को दे रखा है CH3CO CH2 और यहां लिविंग ग्रुप है। क्वेश्चन ये है कि SN2 ज्यादा कौन देगा? तो मुझे पता है कि SN2 में यहां ये वाला जो समूह है इसकी तुलना में ये वाला समूह इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, तो SN2 इसमें ज्यादा हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि SN2 भैया जो TS बनती है उसमें नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह उस TS की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह SN2 के प्रति क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। तो इस टाइप से अपने पास बहुत सारी अच्छी बातें निकल कर आई हैं। बाकी बातें जो है वो अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो SN2 जो है स्टार्ट हो गया है, इसके बारे में मैंने आपको बहुत कुछ बातें बता दी हैं। बची हुई बातों को अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जो कि लेक्चर नंबर 16 आएगा। तो इस लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू।